नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कोलकाता निकाय चुनाव नतीजों में टीएमसी आगे, क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है दीदी। पंजाब ड्रग मामले में अकाली नेता विक्रम मजीठिया पर केस दर्ज, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यालय में हिंसक झड़प, 70 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल आज भी, चौथे दिन भी मरीज अस्पताल छोड़ने को मजबूर। एम्स में निकाला गया कैंडल मार्च। दिल्ली में अब एक दिन में 91 मिले कोरोना संक्रमित मरीज, 15 दिन में दोगुना हुआ संक्रमण। कोलकाता नगर निगम की सभी 144 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिल गया है। सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी 99 वार्ड से आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 4, कांग्रेस 2, लेफ्ट 2 और अन्य 1 वार्ड पर आगे चल रहे हैं। कुल 11 काउंटिंग सेंटर है। हर मतगणना केंद्र में 7 से 10 टेबल पर गिनती हो रही है। मतगणना केंद्र में 3 लेयर सिक्योरिटी भी है। 200 मीटर में धारा 144 भी लागू है और कुल 3000 पुलिस तैनात है। हर मतगणना केंद्र में कई सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। काउंटिंग की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। कुल 950 उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला आज हो सकता है। छिटपुट हिंसा के बीच रविवार को कोलकाता नगर निगम का चुनाव संपन्न हुआ था। बमबारी में एक व्यक्ति के घायल होने समेत हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच शाम 5 बजे तक करीब 63.37% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। मतदान के दौरान कुल 453 शिकायतें भी मिली थी, जबकि कुल गिरफ्तारी 195 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया। हिंसा में 3 लोग घायल हुए थे। बीजेपी सहित विरोधी दलों ने चुनाव में हिंसा का आरोप लगाते हुए फिर से चुनाव कराने की मांग की है। वहीं चुनाव के दौरान हिंसा और गलत वोटिंग हुई है, ऐसा आरोप लगाते हुए बीजेपी ने सारे 144 वार्ड में रीपोलिंग की मांग उठाई है। सीपीएम ने भी 17 वार्ड में रीपोलिंग की मांग की है, जबकि टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। आज मतगणना से यह तय होगा कि फिर से कोलकाता नगर निगम पर टीएमसी का राज होगा या बीजेपी का जनाधार बढ़ेगा। कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि कोलकाता नगर निगम चुनाव में पार्टी के एक उम्मीदवार को शहर के उत्तरी हिस्से में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने पीटा और उनके कपड़े भी फाड़ डाले। रविवार रात हुई इस कथित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित हो रहा है, जो कि मतदान खत्म होने के कुछ घंटे बाद का बताया जा रहा है। पंजाब की राजनीति में बीती रात बड़ा धमाका होते दिखा। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स मामले में केस दर्ज करा लिया है। सरकारी और जानकारों के अनुसार मोहाली के स्टेट क्राइम सेल में नेता के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पंजाब पुलिस ने ड्रग्स मामले में एसटीएफ की जांच रिपोर्ट के आधार पर अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज किया। माना जा रहा है कि नेता की गिरफ्तारी अब किसी भी वक्त हो सकती है। आपको बता दें कि मजीठिया पर जांच के लिए पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू लगातार मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी पर दबाव बनाए हुए थे। वहीं अब एआईजी के नेतृत्व में बनाई गई एसआईटी केस की जांच की जाएगी। बताया जा रहा है कि एजी की रिपोर्ट पर 7 साल पुराने केस की जांच को दोबारा खोला जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में अकाली दल के नेता विरसा सिंह बलोटा का कहना है कि मजीठिया को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चन्नी सरकार के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह के विवाद को खड़ा किया जा रहा है। विरसा सिंह ने आगे कहा कि ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 4 एडीजीपी ने मना कर दिया था, जिसके बाद चन्नी सरकार ने डीजीपी को बदला और अब कार्रवाई की जा रही है। आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के प्रमुख गोपाल इतालिया के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता हाल में लिपिक परीक्षा भर्ती का पर्चा लीक होने के मामले पर विरोध दर्ज कराने के लिए सोमवार को भाजपा की राज्य इकाई के मुख्यालय में घुस गए और यहां उनकी भाजपा के कार्यकर्ताओं से झड़प भी हो गई। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी कि अधिकारियों ने कहा है कि गांधीनगर पुलिस ने 500 लोगों की भीड़ के खिलाफ
प्राथमिकी दर्ज की और इतालिया सहित आप के लगभग 70 कार्यकर्ताओं व नेताओं को राज्य भाजपा मुख्यालय कमलम के अंदर हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। इस दौरान पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। उन्होंने कहा कि कुछ पुलिसकर्मियों और भाजपा कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। पुलिस उपाधीक्षक एम.के. राणा ने कहा कि झड़प के बारे में पता चलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। इतालिया और इसुदान गढ़वी सहित आपके कई कार्यकर्ताओं व नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। एक और भाजपा ने आप सदस्यों पर उनके परिवार में हिंसा करने का आरोप लगाया है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाले दल ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने उनके कार्यकर्ताओं पर हमला करने के लिए स्थानीय पुलिस की मदद ली। गुजरात आपके प्रवक्ता योगेश जादवानी ने कहा है कि हम पेपर लीक के बारे में ज्ञापन सौंपने के लिए भाजपा कार्यालय गए थे। हमारा विरोध शांतिपूर्ण था। हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों द्वारा आप सदस्यों पर हमला किया गया। हमारे कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। हम अदालत में इसकी शिकायत भी दर्ज कराएंगे। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ डॉक्टरों की हड़ताल सोमवार को चौथे दिन भी जारी है। इसके चलते मरीजों को अब अस्पतालों में उपचार काफी मुश्किल से मिल रहा है। स्थिति यह है कि सफदरजंग सहित राजधानी के तमाम बड़े अस्पतालों में मरीजों की छुट्टी जो है वो लेकर वापस जाने को मजबूर है। हालांकि दिल्ली एम्स में डॉक्टरों की हड़ताल नहीं है, लेकिन यहां मरीजों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। उधर रेजिडेंट डॉक्टर्स भी विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। सोमवार को नई दिल्ली स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय के ठीक सामने 8 घंटे तक डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। देर शाम तक जब डॉक्टरों ने प्रदर्शन खत्म नहीं किया तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। जानकारी के अनुसार सफदरजंग अस्पताल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और 5 अस्पताल और जीटीवी सहित कई अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है। मरीजों को ओपीडी के अलावा इमरजेंसी इत्यादि में भी उपचार नहीं मिल पा रहा है। नोएडा में सफदरजंग अस्पताल पहुंचे सरदार सुरमेंद्र ने बताया कि उनकी दोनों किडनी और गाल ब्लैडर खराब है। उनके पास इलाज और अपनी जान बचाने के लिए मोहलत बहुत कम है, लेकिन इमरजेंसी में भी उन्हें हड़ताल की वजह से कोई डॉक्टर नहीं देख रहा है। सुमेन ने तो यहां तक कहा कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इन्हीं डॉक्टरों ने अभी मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया। सुमेन ने आगे कहा कि यूपी के बरेली से यहां पहुंची रामवती का कहना है कि हम बरेली से आए हैं और इलाज करने के लिए, लेकिन हम सभी को इलाज पूरी तरीके से मुहैया नहीं हो पा रहा है। राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक दिन में 51 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 100 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। हालांकि बीते रविवार की तुलना में नए मरीजों की संख्या कम है, क्योंकि उस दौरान 107 मामले आए थे, लेकिन संक्रमण दर 0.17 से बढ़कर 0.20% दर्ज की गई है। यह बीते 15 दिन में दोगुना हुई है। 5 दिसंबर को राजधानी में 0.9% सैंपल कोरोना संक्रमित मिले थे। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राजधानी में कुल संक्रमितों मरीजों की संख्या बढ़कर 14,42,228 हो चुकी है, जिनमें से 14,16,656 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन 25,101 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी के साथ ही दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 531 हो चुकी है। वहीं कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर अब 163 हो गई है। 531 में 243 सक्रिय मरीज अपने अपने घरों में आइसोलेशन में हैं। इनके अलावा कोरोना टीकाकरण को लेकर विभाग ने जानकारी दी है कि पिछले एक दिन में 30,080 लोगों को वैक्सीन दी गई है। अब तक 1.46 करोड़ लोगों को पहली खुराक मिल चुकी है। वहीं 1.1 करोड़ लोगों को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। तो रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था, लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है।
फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में तबाही मचा रहा है। अमेरिका में इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। टेक्सास के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत हुई है। हैरिस काउंटी के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि माना जा रहा है कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट से हुई अमेरिका में यह पहली मौत है। मरने वाले शख्स की उम्र 50 साल थी और उसने टीकाकरण भी नहीं कराया था। सोमवार को यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि 18 दिसंबर को खत्म हफ्ते के स्कैनिंग और डेटा के आधार पर ओमिक्रॉन वेरिएंट से 73% अमेरिकी संक्रमित बताए जा रहे हैं। मरने वाले शख्स का स्वास्थ्य से संबंधित कई परेशानियां भी थी। उन्होंने बताया कि इस तरह से मौजूदा में जो है कोरोना का इलाज संभव है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से पहली मौत की भी वहीं पुष्टि हुई है। 12 लोग अब तक ब्रिटेन में इस वेरिएंट के कारण जान गंवा चुके हैं, जबकि 104 लोग अस्पताल में ही है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि उन्होंने कोविड रोधी टीके की बूस्टर खुराक ली है। ट्रंप के इस दावे के बीच डलास में भीड़ ने उनका उपहास भी किया है। ट्रंप ने रविवार रात को फॉक्स न्यूज के प्रवक्ता प्रस्तोता बिल ओ'रिली के साथ एक इंटरव्यू के दौरान बूस्टर खुराक लेने के संबंध में खुलासा किया है। बिल द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो के मुताबिक बिल ओ'रिली ने अमेरिका एयरलाइंस सेंटर में कहा है कि मैं और राष्ट्रपति दोनों ही अपना टीकाकरण करवा चुके हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति से सवाल भी किया कि आपने बूस्टर खुराक ली है। इस पर ट्रंप ने कहा कि हाँ, मैंने बूस्टर खुराक ले ली है। विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की उपलब्धियां लोगों को गिना रहे हैं। उन्होंने बीते दिनों किसानों के लिए कार्यों का लेखा जोखा भी पेश किया। इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं भी शामिल है। योगी आदित्यनाथ की सरकार का दावा है कि उनकी सरकार दूसरी पार्टियों की सरकारों के मुकाबले किसानों के लिए बेहतर है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बताया कि उनकी सरकार 2012-2017 के दौरान रही सपा की सरकार से कैसे बेहतर हो रही है। योगी सरकार की इस कोशिश को कृषि कानूनों के विरोध में पैदा हुई किसानों की नाराजगी को कम करने के रूप में भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब 2012 से 2017 तक 144 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ था। वहीं 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से 2021 तक 171 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ है। वहीं 2012 से 2017 तक 349 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। योगी सरकार में 2017 से 2021 तक 375 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन भी किया गया है। सपा सरकार में 2012 से 2017 तक 74 लाख मीट्रिक टन दलहन का उत्पादन किया गया था। वहीं 2017 से 2021 तक 95 लाख 90 हजार मीट्रिक टन दलहन का उत्पादन किया गया था। वहीं अगर तिलहन की बात करें तो 2012 से 2017 तक 41.76 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। योगी सरकार में 2017 से 2021 तक 69.67 लाख मीट्रिक टन जो है तिलहन उत्पादन हुआ है। योगी सरकार जनता को लुभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होने के साथ निर्माण कार्यों पर रोक हटाने के साथ बाहर से आने वाले ट्रकों के प्रवेश को इजाजत मिल गई है। सभी निर्माण स्थलों पर वायु प्रदूषण से जुड़े नियमों को सख्ती से पालन करना होगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से मंजूरी मिलने के बाद अभी तक दिल्ली सरकार ने इसका फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक अगर किसी स्थल पर नियमों की अनदेखी होती है तो निर्माण एजेंसी पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान, एंटी ओपन बर्निंग, पानी का छिड़काव और पीयूसी जांच का अभियान जारी रहेगा। आपको बता दें कि गोपाल राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली के अंदर दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता गया, जो AQI का स्तर 500 तक पहुंच गया था। दिल्ली का प्रदूषण स्तर लगातार सप्ताह भर तक गंभीर श्रेणी में रहा। प्रदूषण खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया था। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर सभी निर्माण और डिमोलेशन का गतिविधियों पर बैन लगा दिया गया था। दिल्ली के अंदर जितने भी बाहर से ट्रक आ रहे थे उन सभी पर बैन लगा दिया गया था। सिर्फ अनावश्यक और सेवाओं से जुड़े ट्रकों को छूट जो है वो दी गई थी। दिल्ली के अंदर स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया था। अब धीरे धीरे दिल्ली प्रदूषण की स्थिति से लगातार
उबर रही है। पिछले 10 दिनों से किसी भी दिन गंभीर स्थिति में दिल्ली का AQI स्तर नहीं पहुंचा है। गोपाल राय के मुताबिक प्रतिबंधों में छूट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को अधिकृत किया है। इससे अलग अलग विभागों में से जो आवेदन आ रहे हैं उस पर विचार करके छूट का निर्णय लिया जा रहा है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग से आवेदन आया था कि दिल्ली के अंदर जो 6वीं कक्षा से ऊपर के छात्रों के लिए स्कूल कॉलेज खोला जाए, उसको एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने अनुमति दे दी थी। दिल्ली के अंदर ऐसे सभी स्कूल कॉलेज खोले जा चुके हैं। आपको बता दें कि कक्षा 1 से 5वीं तक का भी निर्णय आने के बाद उसको खोलने का जो है प्रक्रिया वो जल्द ही दिल्ली में अपनाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को संगम नगरी में मातृशक्ति के महाकुंभ में भाग लेंगे। परेड मैदान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में वह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद भी करेंगे। इस दौरान HSC के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए भी डालेंगे। इससे 16 लाख महिलाओं को सीधे मदद मिलेगी। इसके अलावा PM आत्मनिर्भर हो रही महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में 2.5 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मोदी का विशेष विमान करीब 12:45 बजे बमरौली पर उतरेगा। वहां से वह हेलीकॉप्टर से परेड मैदान पहुंचेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सांसद हेमा मालिनी समेत कई महिला संवाद एवं मंत्री और सांसद भी मौजूद रहेंगे। करीब 2 घंटे तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान PM प्रदेश में बनने वाले 2002 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा 1 लाख स्वयं सहायता समूह के खातों में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1,01,000 अभ्यर्थी के खाते में 20 करोड़ से अधिक रुपए ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री का संगम पूजन का कार्यक्रम भी होना है और इसके लिए तैयारियां भी की गई हैं। बमरौली एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का विमान करीब 2:45 बजे रवाना होगा। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोमवार को बताया गया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से जमीनी स्तर पर उन्हें आवश्यक कौशल, संसाधन और प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के 8वें चरण की विजय यात्रा मंगलवार को मैनपुरी से शुरू होगी। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्रिश्चियन मैदान में सुबह 11 बजे इस जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जनसभा के बाद मुख्यमंत्री विजय रथ पर सवार होकर एटा के लिए प्रस्थान करेंगे। सोमवार को जनसभा के लिए प्रभारियों से पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की गई थी। सपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा निकाली जा रही विजय यात्रा का 8वां चरण मैनपुरी से शुरू होगा। मैनपुरी के बाद एटा में भी पूर्व मुख्यमंत्री 21 दिसंबर को ही जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं क्रिश्चियन मैदान को सपा के बैनरों और होर्डिंग से पाट दिया गया है। सोमवार को जनसभा के प्रभारी MLC आनंद भदौरिया, सुनील साजन और राजेश यादव ने पदाधिकारियों के साथ जनसभा की तैयारियों की समीक्षा भी की थी। जनसभा के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मैनपुरी जिले में गांव अंजनी, महादेवा, कुराबनी, खिरिया, पीपल सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां पर संवाद भी किया जाएगा और स्वागत कार्यक्रम भी जो है वहां पर है। लंबे समय के बाद सपा के कार्यक्रम में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव के फोटो सपा नेताओं ने अपने होर्डिंग में लगाने शुरू कर दिए हैं। प्रसपा के जिला अध्यक्ष वोट सिंह यादव कहते हैं कि अब प्रदेश में सपा की सरकार बनना तय है। सपा में प्रसपा के नेताओं को सम्मान के साथ ही टिकट भी दिया जाएगा। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। जन विश्वास यात्रा के साथ झांसी के मौरानीपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि योगी सरकार में
प्रदेश के बड़े बड़े माफिया गुंडे बिलों में घुसे हुए हैं। पिछली सरकारों में प्रदेश में अपराधों की बाढ़ सी आ गई थी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं, इनमें 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, जबकि अखिलेश सरकार में परिवारवाद समेत तमाम लोगों की सूचियां जारी होती रही थी। भ्रष्टाचार के बीच भर्तियां होती थी। वह सुखनई नदी के तट पर स्थित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पूरी सभा के दौरान स्वतंत्र देव सबसे ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी लोगों योगी को अनुपयोगी बता रहे हैं, जबकि विपक्ष अपनी गलतियों और अयोग्यता के कारण खुद अनुपयोगी बन गया है। उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ देश का विकास व लोगों के कल्याण में जुटी हुई है। इससे पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। स्वतंत्र देव सिंह ने आने वाले चुनाव में भाजपा को जिताने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि आपके एक एक वोट से बनने वाली भाजपा की सरकार देश प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगने लगा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार पक्की है। यही कारण है कि वे पीएम होते हुए भी प्रदेश में इतनी मेहनत करने लगे। प्रदेश की जनता भाजपा से परेशान है। आयकर छापों के जरिए भाजपा परेशान कर रही है। यह बातें प्रसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। जिला सहकारी बैंक की निकाय बैठक में आए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से फोन टैपिंग चल रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सरेआम बेईमानी है। कहा जाता है कि सरकार की गलत नीतियों के विशेष और विरोध में संघर्ष करने वालों का उत्पीड़न होना कोई नई बात नहीं है। समाजवादी कार्यकर्ता इससे डरने वाले नहीं है, गलत नीतियों का विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सपा और प्रसपा मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने कर लिया है। चुनाव के समय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और वे स्वयं जहां जैसी जरूरत होगी उस लिहाज से दौरा करेंगे। सीटों के बंटवारे के संबंध में उन्होंने कहा कि समय आने पर सारी जानकारी दी जाएगी। चुनाव से पहले वोट डालने की कोशिश की जा रही है। उनके पास गठबंधन करने के लिए कई प्रस्ताव आ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि जब गठबंधन ही करना है तो सबसे पहले अपने घर में ही क्यों ना करें। एकता में बहुत ताकत होती है और जल्द ही परिणाम लोगों के सामने होंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अजय कोठियाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया है। मंगलवार को कोठियाल दिल्ली जाकर स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक का भ्रमण करेंगे। कोठियाल ने विपक्षी दलों को निमंत्रण भी दिया है और हमारे साथ उन्होंने कहा है कि आप सभी दिल्ली चलिए और देखें कैसे केजरीवाल सरकार ने वहां के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक बनाए। आप काम करने वाली पार्टी है, जो कहती है वह करके दिखाती है। कोठियाल ने जारी बयान में कहा कि 21 दिसंबर को हम दिल्ली जा रहे हैं, जहां विनोद नगर स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय में वो दौरा करेंगे। दोपहर को मोहल्ला क्लिनिक भी देखने जाएंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनने के बाद कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, फ्लाईओवर के निर्माण में एक मॉडल भी तैयार किया गया है। उत्तराखंड को बने हुए 21 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ कांग्रेस और भाजपा प्रदेश के संसाधनों को लूटने के अलावा और उन्होंने कोई दूसरा काम नहीं किया है। प्रदेश के युवाओं के सामने पलायन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पहाड़ की जवानी और पानी आज पहाड़ के काम नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में दोनों ही दलों की नीयत में खोट है। दिल्ली मॉडल पर सवाल खड़ा करने के बजाय भाजपा और कांग्रेस के नेता दिल्ली चलकर सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक देखें तो बेहतर होगा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस भाजपा की राजनीति खनन के इर्द गिर्द रहती है। सरकार का खनन माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, जिससे प्रदेश में अवैध खनन बड़ी तेजी से हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर की चपेट जारी है। सफदरजंग इलाके में मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इससे पहले सोमवार को सफदरजंग मौसम मानक केंद्र पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम यानी कि 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि रविवार को न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 पश्चिमी विक्षोभ के असर और उत्तर पश्चिमी हवाओं की रफ्तार धीमी होने से 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। 23 दिसंबर को अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रहने का भी अनुमान है। तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहने का अनुमान भी जताया गया है। 23 दिसंबर से घना कोहरा पड़ने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है।
संसद के शीतकालीन सत्र के समाप्त होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार बचे हुए विधेयक को जल्द से जल्द पास करवाना चाहती है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है। इस बीच आज यानी कि मंगलवार को मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान को रोकने से संबंधित चुनाव सुधार विधेयक 2021 को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा में इस विधेयक को सोमवार को पारित कर चुकी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को राज्यसभा में सरकार का समर्थन मजबूत करने के लिए अपने सदस्यों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भाजपा संसदीय दल शीतकालीन सत्र के ये साप्ताहिक बैठक जो थी अभी की गई थी। किरण रिजिजू ने अपना एक प्रेजेंटेशन भी दिया था। लगातार विपक्ष भी मीटिंग दौर करके जो विधायक जो हैं जिनको हटाया गया है, सांसद को भी जो इनको निलंबित किया गया, उन सभी को वापस लाने की लगातार मांग कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।